प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को त्वरण बताने जा रहे हैं। त्वरण का परिभाषा होता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण की क्या परिभाषा है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या एक सेकंड में वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे हम उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण के दो परिभाषाएं बता रहे हैं। एक आपका वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, या वस्तु के वेग में एक सेकंड में जितना परिवर्तन होता है उसे हम वस्तु का त्वरण कहते हैं। मान लीजिए वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड है और एक सेकंड बाद 8 मीटर पर सेकंड हो गया, तो वस्तु के वेग में 3 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ एक सेकंड में। इसका मतलब कि वस्तु का त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ये आपका त्वरण का परिभाषा हो गया। यानी वस्तु के वेग में होने वाले प्रति सेकंड परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं, या वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। यानी स्मॉल a बराबर होता है डेल्टा v अपान डेल्टा t। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये आपका हो गया त्वरण। त्वरण क्या है? एक सेकंड में वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। एग्जाम्पल स्वरूप हमने बताया कि जैसे किसी भी वस्तु का किसी क्षण वेग 5 मीटर पर सेकंड है, अगर एक सेकंड बाद 8 मीटर पर सेकंड हो गया तो उसका त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अब त्वरण में एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण क्या होता है? जब वेग में वृद्धि होती है, जब समय परिवर्तन के साथ वेग में वृद्धि होती है तो उस समय के त्वरण को हम धनात्मक त्वरण कहते हैं। और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? जब समय परिवर्तन के साथ वेग में कमी होती है तो उसको हम ऋणात्मक त्वरण या मंदन कहते हैं। इसके बाद आइए प्यारे बच्चों, तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है? जब डेल्टा t का मान बहुत अल्प हो। जब डेल्टा t का मान बहुत अल्प हो, यानी जब डेल्टा t टेंड्स टू 0। जब डेल्टा t टेंड्स टू 0, जब डेल्टा t 0 की तरफ अग्रसर होता है तो उस समय के त्वरण को हम तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं या तत्कालिक त्वरण कहते हैं। मतलब जब समय बहुत अल्प हो, समय परिवर्तन बहुत अल्प हो तो उस समय के त्वरण को हम तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। इसके लिए a बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, और ये लिमिट हटा देते हैं तो ये आपका dv अपॉन dt लिखा जाता है। dv अपॉन dt एक कलन मेथड है। ये कलन मेथड से तात्क्षणिक त्वरण जो है उसे हम कलन मेथड से ज्ञात करते हैं। तो तात्क्षणिक त्वरण क्या है? जब समय परिवर्तन बहुत अल्प हो, मतलब तत्काल के लिए जब हम त्वरण ज्ञात करें जिसमें समय बहुत ही अल्प हो तो उसे हम तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। इसका सूत्र हो गया a बराबर dv अपॉन dt। अब आइए प्यारे बच्चों, गति के समीकरण। गति का समीकरण क्या है? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने वस्तु के वेग, त्वरण, समय
से संबंधित गति के 3 समीकरण दिए, जिन्हें हम न्यूटन के गति के समीकरण कहते हैं। यानी न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गतिशील वस्तु के वेग, त्वरण, समय, विस्थापन से संबंधित 3 समीकरण दिया, जिन्हें हम गति के समीकरण कहते हैं। जैसे या मान लीजिए यह आपका कोई पथ है जिस पर एक गतिशील वस्तु यहाँ है, गतिशील वस्तु यहाँ, यह इसकी प्रारंभिक स्थिति है यानी t बराबर 0। यहाँ पर यह इसका प्रारंभिक वेग u है। मतलब यह आपका एक पथ हो गया जिस पर एक गतिशील वस्तु की प्रारंभिक अवस्था दर्शाई गई है। प्रारंभिक अवस्था का मतलब जब समय शून्य होता है तो उस समय की अवस्था को प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। मान लीजिए कि ये t समयांतराल पश्चात बिंदु B पर पहुंच गया। ये t समयांतराल पश्चात कहाँ पहुंच गया? बिंदु B पर पहुंच गया और इसका वेग u से बदल करके v हो गया। इसका वेग u से बदल करके v हो गया। मान लीजिए इस t समयांतराल में इस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है और यह वस्तु a त्वरण से गतिशील है। यानी यह एक फिगर बना दिया गया। एक वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है। मान लीजिए t समयांतराल पश्चात उसका वेग u से बदल करके v हो गया और इस दौरान उसने s दूरी तय किया। मान लीजिए वह a त्वरण से गतिशील है। तो प्रथम समीकरण का निगमन देखिए। प्रथम समीकरण क्या होता है? त्वरण। त्वरण का हम सूत्र लेते हैं वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वेग परिवर्तन तो अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है बटे t। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो at बराबर v माइनस u। तो v बराबर माइनस u उधर आएगा प्लस u प्लस at। ये गति का प्रथम समीकरण हो गया। अब आइए द्वितीय समीकरण निकालिए। द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण तो इसमें हम कर लें कि गति आरंभ करने के 1 सेकंड बाद वेग, गति आरंभ करने के 1 सेकंड बाद वेग। तो प्रारंभिक वेग u है और त्वरण इसका a है। इसका मतलब हुआ क्या कि प्रति सेकंड वस्तु के वेग में a मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो रही है। तो प्रारंभिक वेग u है, त्वरण a है, तो 1 सेकंड बाद इसका वेग हो जाएगा u प्लस a। और गति समाप्त करने से 1 सेकंड पूर्व वस्तु का वेग। तो अब यहां पर अंतिम वेग आपका v है, तो इससे 1 सेकंड पहले वेग कितना रहा होगा? v माइनस a। इसलिए औसत वेग निकाल लीजिए। औसत वेग, तो औसत वेग निकालना है तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दें। तो u प्लस a प्लस v माइनस a बटे 2। a से a कैंसिल हो गया, आ गया u प्लस v बटे 2। यह किसी भी वस्तु का औसत वेग होता है। अगर उसका प्रारंभिक वेग मालूम है, अंतिम वेग मालूम है, तो दोनों को जोड़ करके अगर 2 से भाग दे दिया जाए तो उसका औसत वेग ज्ञात हो जाएगा। ये अब औसत वेग हो गया। तो अब इस दौरान तय की गई दूरी, तब इस दौरान तय की गई दूरी देखिए, तो दूरी s बराबर होता है औसत वेग गुणे समय। औसत वेग गुणे समय। औसत वेग कितना? u प्लस v बटे
2, समय कितना t। तो गति का समीकरण तो इसमें आप u प्लस v के जगह हम गति के प्रथम समीकरण से u प्लस at लिख सकते हैं। v के जगह क्या लिख सकते हैं, u प्लस at बटे 2 गुणे t, u मिल करके 2u में t का गुणा कर देंगे तो 2u t प्लस at स्क्वायर बटे 2। अब इनको अलग अलग कर दीजिए, एक बार इसके बटे इसको करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ut बच गया प्लस हाफ at स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण हो गया। अब आइए नेक्स्ट तृतीय समीकरण। तो तृतीय समीकरण में क्या करना है, आप प्रथम समीकरण लेंगे v बराबर u प्लस at। आप गति का प्रथम समीकरण ले लीजिए, v बराबर u प्लस at। अब वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, वर्ग करेंगे तो v स्क्वायर बराबर इधर a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, ये होगा u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2uat। ये आपका हो गया u स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, इसमें से हम कॉमन क्या निकालेंगे, 2a कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2a। तो 2a जब यहां से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ ut बच जाएगा, 2a कॉमन आ गया तो यहां से ut बचा, और इस वाले के यहां से क्या बचेगा, हाफ at स्क्वायर, चूंकि 2 है नहीं, यहाँ 2 नहीं तो 2 का गुणा करते हैं, 2 का भाग करते हैं, 2 का गुणा करते हैं, 2 का भाग करेंगे तो उसमें से 2a बाहर निकल गया, हाफ at स्क्वायर बच गया। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आप देख रहे हैं ये द्वितीय समीकरण में हम s बराबर निकाले हुए हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसके स्थान पर s रख दिए, यानी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। धन्यवाद बच्चों। अब ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण का निगमन देखिए, अर्थात अब आपको हम ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण बताने जा रहे हैं। ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण, तो हम ये x अक्ष ले लिए, ये y अक्ष हो गया, ये इनका मूल बिंदु हो गया। x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। x अक्ष पर हम समय को दर्शाए हैं, y अक्ष पर वेग को दर्शाया गया है। तो आप जानते हैं प्रारंभिक वेग का परिभाषा क्या होता है, 0 सेकंड पर के वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं। यानी जब समय शून्य होता है उस समय वस्तु का जो वेग होता है उसे हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। मतलब समय शून्य है, x अक्ष पर चली गई दूरी 0 है और y अक्ष पर ली गई दूरी u है, मतलब 0, u। 0, u आप जानते हैं, ये y अक्ष पर बिंदु मिलेगा, ये हम ले लिए बिंदु A, जहां पर 0, u प्राप्त होगा। 0, u का मतलब जब समय शून्य है तो उस समय वस्तु का वेग u है। फिर हमने मान लिया कि t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है, t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। इसका मतलब x अक्ष पर हम t दूरी लेंगे और y अक्ष पर v दूरी, और इसके बाद इनको हम मिला देंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने इधर लंब खींचे हैं y अक्ष से, इधर x अक्ष से लंब खींचे हैं, ये दोनों एक दूसरे को बिंदु C पर काटे हैं, जिसका निशान होगा t, v। t, v का मतलब कि जब समय t है तो वस्तु का वेग कितना है, v है। मतलब फिर से समझिए, वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है, समय जब शून्य होता है तो उस समय के वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं। मतलब हमें 0, u दर्शाना, 0, u ये y अक्ष पर प्राप्त होगा। वही हम मानते हैं कि माना t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो गया,
मतलब आपको टी कामा भी दर्शाना है। टी कामा भी का मतलब एक्स अक्ष पर हम टी दूरी लेंगे। ये देखिए एक्स अक्ष पर यहाँ तक की दूरी हम टी माने हैं और वाई अक्ष पर भी दूरी लेंगे। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, इनके कटान बिंदु को हम टी कामा भी कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद ए से सी को मिला दिया गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी u है, ये दूरी t है, इसका क्षेत्रफल u इंटू टी, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके बाद ये दूरी u है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी v है, तो ये c की दूरी कितनी हो जाएगी v माइनस u। अब आइए प्रथम समीकरण देखिए। प्रथम समीकरण त्वरण, त्वरण a बराबर हो जाएगा रेखा AC की ढाल। त्वरण a बराबर क्या होगा, रेखा AC की ढाल, रेखा AC की ढाल। a बराबर हो जाएगा रेखा AC की ढाल। AC की ढाल मतलब ये आपका होगा CE बटे AE, CE बटे AE। ढाल को ही हम लोग त्रिकोणमिति में tan थीटा कहते हैं। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो C बटे AE। C की दूरी कितनी है v माइनस u, AE का मान कितना है t। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो AT बराबर v माइनस u, तो v बराबर कितना आ गया u प्लस AT। ये गति का प्रथम समीकरण हो गया। ये त्वरण बराबर रेखा AC की ढाल, यानी A बराबर v माइनस u, ये आपका दूरी रखेंगे v माइनस u बटे ये आपका समय हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। AT बराबर v माइनस u, यानी v बराबर u प्लस AT। अब आइए द्वितीय समीकरण देखिए। द्वितीय समीकरण में हमें दूरी निकालना होता है। दूरी S बराबर रेखा AC द्वारा घिरा क्षेत्रफल, रेखा AC द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो रेखा AC द्वारा घिरा क्षेत्रफल, अब ये देखिए रेखा AC द्वारा ये आपका भाग घिरा हुआ है, रेखा AC द्वारा ये भाग घिरा हुआ है। इसमें ये त्रिभुज है और ये आयत है, ये दो भाग में बढ़ जाएगा। त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल, A का क्षेत्रफल प्लस आयत OAED का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे लंब, लंब की जगह v माइनस u, आधार, आधार की जगह t, प्लस आयत, आयत का क्षेत्रफल ये लंबाई गुणे चौड़ाई ut। तो s बराबर हो गया हाफ v माइनस u की जगह हम 80 रख देंगे गुणे t प्लस ut। ये मिल गया s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये गति का द्वितीय समीकरण हो गया। इसके बाद फिर तृतीय समीकरण में देखिए। तृतीय समीकरण में फिर हम दूरी s बराबर लेंगे। दूरी s बराबर रेखा AC द्वारा घिरा क्षेत्रफल, रेखा AC द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो रेखा AC द्वारा घिरा क्षेत्रफल ये आपका समलंब चतुर्भुज है। क्या है समलंब चतुर्भुज? तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो 1/2, अब ये समांतर भुजाएं हैं, इनका योग करेंगे और उसमें ये लंबवत दूरी से गुणा करेंगे। मतलब 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, यानी AO धन ED, AO धन ED गुणे इनके बीच की लंबवत दूरी मतलब OD। ये हो गया 1/2। AO का मान कितना U प्लस ED का मान कितना, सॉरी ED नहीं CD का मान कितना V, और ये गुणे OD का मान कितना है T, मतलब वैल्यू रख दिया गया AO की जगह U, फिर CD की जगह V गुणे OD का मान T। अब देखिए S बराबर 1/2,
रख देंगे यहाँ से। अगर t बराबर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा v माइनस यू बटे ए, v माइनस यू बटे ए समीकरण नंबर गति के फर्स्ट समीकरण से at बराबर है ना v माइनस यू, तो यहाँ से आपको मिलेगा t बराबर v माइनस यू बटे ए। तो वही हम t के जगह v माइनस यू बटे ए रख दिए। तो यस बराबर 1/2, यहाँ देखिए ब्रैकेट में v प्लस यू है, एक ब्रैकेट में v माइनस यू है, ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे ए। तिर्यक गुणा कर देंगे 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आ गया v स्क्वायर बराबर माइनस यू स्क्वायर, इधर से इधर आएगा प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपका हो गया गति का तृतीय समीकरण। धन्यवाद।